बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन जो है वो टैंक्स बनाने के अंदर बहुत माहिर था। सोवियत यूनियन के जब टुकड़े हुए तो उस वक्त भी उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी टैंक फोर्स थी। उसकी रीज़न ये थी कि सोवियत यूनियन ने नेटो के खिलाफ अपनी टैक्टिक्स कुछ ऐसे बनाई हुई थी कि उसको बहुत ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत थी और सोवियत यूनियन ने सोचा हुआ था कि हमने अगर नेटो के ऊपर हमला करना है तो हमने नेटो की कंट्रीज़ के अंदर एक इन्वेजन करनी है और नेटो की कंट्रीज़ को जो है हमने ओवररन कर देना है अपने टैंक्स के ज़रिए से। इस वजह से आज भी सोवियत टैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन तमाम ममालिक के अंदर भी सोवियत टैंक्स जो है वो आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोवियत यूनियन फिर जब टूटा तो उसके बाद रशिया ने ये लेगेसी पकड़ ली। रशिया के साथ साथ यूक्रेन जो था वो भी एक बड़ा मुल्क है और यूक्रेन के अंदर भी सोवियत यूनियन की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी। शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान ने भी यूक्रेन से कुछ टैंक्स परचेज किए थे। आई बिलीव के 300 की तादाद में T-80UD टैंक्स जो थे वो परचेज किए थे। टैंक्स को बनाने में, उसके इंजन को बनाने में यूक्रेन आज भी बहुत माहिर है। यूक्रेन की एक कंपनी है आर्चर, उसने कहा कि हमने एक नई किस्म की टैंक्स की गनर साइट जो है उसको बनाया जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एडवांस है और आने वाले फ्यूचर टैंक्स के अंदर या पुराने टैंक्स के अंदर भी आप उसको लगा के जो है वो अपने टैंक की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और ये तमाम सोल्यूशन जो है वो हमने एक मजीद कॉम्पैक्ट से सिस्टम के अंदर उसको बना के दिया है और ख़ास तौर पर लॉन्ग रेंज के अंदर इस गनर साइट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। दिन हो या रात, ये गनर साइट जो है ये आपको टारगेट एक्विजिशन में, टारगेट को डेजिग्नेट करने में, आपके वेपन के एक्यूरेसी को ये इंप्रूव करती है और ये गनर साइट जो है ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक अच्छे तरीके से टारगेट को डेजिग्नेट कर सकती है। किसी ऐसे एरिया के अंदर जहां पे लिमिटेड विजिबिलिटी हो, ये अपने गनर को टारगेट की बेहतर आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, यानी कि लिमिटेड विजिबिलिटी का भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कम असर होता है। इस नई गनर साइट को यूक्रेन ने अपने एक पुराने T-64 टैंक के ऊपर टेस्ट किया और उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर आए हैं। इससे ये साबित होता है कि ये वाली जो गनर साइट है इसको आप पुराने टैंक्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से ऐसे ममालिक जो कि अपने पुराने टैंक्स को अपग्रेड करना चाहते हैं वो यूक्रेन से इस गनर साइट को परचेज करके अपने पुराने टैंक्स की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगली खबर जो है वो स्पेशल फोर्सेस के हवाले से है। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ये जो स्पेशल फोर्सेस होती है ये स्पेशल होती हैं। इनका जो इक्विपमेंट होता है ये भी स्पेशल होता है। ये जो वेपन्स इस्तेमाल करते हैं ये भी स्पेशल होते हैं। इनके मिशंस भी स्पेशल होते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे काम करने होते हैं, कम तादाद में रहते हुए इन्होंने ऐसे बड़े बड़े मिशंस को सर अंजाम देना होता है जो कि आप रेगुलर आर्मी से नहीं कर सकते। खास तौर पर इंटरडिक्शन के कुछ मिशन होते हैं जो कि इन्होंने सर अंजाम देने होते हैं। दुश्मन के इलाके में अंदर दूर तक जाना होता है और वहां पर जाके इन्होंने अपने टारगेट को अचीव करना होता है। तो फिर ये जो स्पेशल फोर्सेज होती है इनको इक्विपमेंट भी स्पेशल चाहिए होता है। अमेरिका की एक कंपनी है सियरा नेवाडा कॉर्पोरेशन, उसका काम यह है कि वो मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ों को लेकर उनको मॉडिफाई करती है और मिलिट्री के मुताबिक जो है उनको बनाती है। अब बेसिकली एक पोलैंड का जहाज़ है M28 और उसको उन्होंने अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस कमांड को दिखाया और उसका एक उन्होंने डेमोस्ट्रेशन की है लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर। M28 जहाज़ के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं और उसको एक मिलिटराइज जहाज़ जो है उसको बना दिया और उन्होंने कहा कि ये जहाज़ जो है ये हम आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज के हवाले करेंगे। मॉडिफिकेशन के बाद इस जहाज को उन्होंने नाम दिया MC-145B कोयोटी और ये बेसिकली एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है और इस M28 सिविलियन जहाज को उन्होंने एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप वाला जहाज है, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। बेसिकली छोटे रनवे से ये टेक ऑफ भी कर सकता है और किसी छोटे से रनवे के ऊपर ये लैंड भी कर सकता है और इस वक्त दुनिया के हार्श एनवायरमेंट्स जो है वहां पे ये ऑलरेडी काम कर रहा है। जैसा कि जॉर्डन जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसा कि एस्टोनिया जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है और उसके बाद कीनिया के सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर भी इस जहाज से काफी ज्यादा काम लिया जा रहा है। और ये किस तरह से पॉसिबल है? इस जहाज के हाई विंग्स हैं, पावरफुल इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं, जो लैंडिंग गियर्स हैं जिनको आप नॉर्मल अल्फाज में पहिए कहते हैं, वो जहाज की बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, वो जहाज की बॉडी के बाहर ही रहते हैं और वहां पे वो फिक्स कर दिए गए हैं। मॉडिफिकेशन के बाद इस जहाज के जो विंग्स हैं उनके नीचे उन्होंने वेपन्स पाइलॉन लगा दिए जिनको आप हार्ड पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। रिट्रैक्टेबल सेंसर लिफ्ट भी लगा दी गई है, एडिशनल फ्यूल टैंक्स इसके अंदर रख दिए गए हैं, इंटरनल वेपन लॉन्चर जो है इसके अंदर रख दिया गया है। अब इसके अंदर जो सबसे मेन बात उन्होंने की है वो इसकी ये इंटरनल वेपन्स लॉन्चर की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस जहाज के जरिए से आने वाले दिनों के अंदर एक क्रूज मिसाइल भी जो है उसको फायर कर सकेंगे। ये एक तस्वीर भी उन्होंने आर्टिस्ट इंप्रेशन की दिखाई है। इस तस्वीर में बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं वो ना सिर्फ इस जहाज के ऊपर जाके दुश्मन के एरिया के अंदर लैंड भी कर सकेंगी बल्कि इस जहाज के जरिए से हमारी स्पेशल फोर्सेज जो है वो स्टेल्थ किस्म के क्रूज मिसाइल जो है उनको भी फायर
कर सकती हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्पेशल फोर्सेज होती है ना, इनके मिशन जो होते हैं वो बड़े अजीब किस्म के होते हैं। इनके मिशन को आप समझ नहीं सकते। इनके मिशन कुछ इस किस्म के होते हैं कि ये जो रेगुलर आर्मीज होती हैं वो मिशन सर अंजाम नहीं दे सकती। इस वजह से इनके वेपन्स भी डिफरेंट होते हैं। अब ये देखें कि इस जहाज के जरिए से अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो एक क्रूज मिसाइल तक भी फायर करने का उन्होंने सोचा हुआ है। तो आप सोचें कि उनके मिशन किस किस्म के होंगे। फिर ये जहाज जो है इसके जरिए से आप इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस भी कर सकते हैं, ऑल्दो छोटे से एरिया के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है इस जहाज के अंदर वो इसके फोर्सेज होती हैं, जो कि कमांडोज इसके अंदर बैठे होते हैं। वो बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो कि नॉर्मल जो लोग हैं वो नहीं कर सकते। इस टोटल खबर के अंदर जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो आने वाले दिनों के अंदर अपने जहाजों के जरिए से स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी फायर करने का सोच रही हैं। यानी कि उनके कुछ ऐसे मिशंस हैं जिनके लिए हो सकता है कि उनको क्रूज मिसाइल भी फायर करना पड़ जाए और अपने टारगेट को वो तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइल भी जो है अपने इन जहाजों के अंदर रख के लेके जाना चाह रही हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो भी यूक्रेन के हवाले से है। आपने एक बात नोट की है कि ये जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूक्रेन और ये टर्की वगैरह, ये आजकल बहुत ज्यादा डिफेंस खबरों के अंदर इन है। या तो ये बहुत ज्यादा डिफेंस परचेजेस कर रही हैं या ये जो ममालिक हैं ये बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रही हैं। यूक्रेन के बारे में एक और खबर आई है कि यूक्रेन एक एशियन कंट्री को जो है, जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया, R-27 मीडियम रेंज मिसाइल जो है उनको एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तकरीबन $200 मिलियन का है। यूक्रेन की एक कंपनी है आर्टम। ये जो R-27 मिसाइल ये इस वक्त दुनिया के दो ममालिक बनाते हैं, एक रशिया बनाता है ऑब्वियसली और दूसरा यूक्रेन भी इसको बनाता है। और यूक्रेन की कंपनी आर्टम जो है इन R-27 मिसाइल्स को बनाती है। R-27 मिसाइल्स जो है ये शॉर्ट रेंज भी हैं, यानी कि इनका सीकर अगर आप चेंज कर दें, और ये मीडियम रेंज मिसाइल्स भी हैं। बहुत पुराने मिसाइल हैं लेकिन इस वक्त दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक जो है इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिसाइल MiG-29 और Su-27 फैमिली से फायर किया जा सकता है। R-27 मिसाइल को चाइना भी अपने मुल्क के अंदर बनाता है। चाइना ने इस मिसाइल को बनाने का लाइसेंस जो था वो यूक्रेन से हासिल किया था, ना कि रशिया से। अब बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है R-27 मिसाइल्स का, ये या तो इंडिया परचेज कर रहा है या ये इंडोनेशिया परचेज कर रहा है। इंडोनेशिया के पास भी इस वक्त Su-27 है और Su-30 जहाज है। इंडिया के पास आपको पता है कि इस वक्त MiG-29 भी हैं, Su-30 भी हैं। और कुछ देर पहले 2019 के अंदर इंडिया ने इन 300 मिसाइल्स का ऑर्डर जो था वो रशिया को प्लेस किया था। उसके बाद अगले साल यानी कि 2020 के अंदर इंडिया ने 800 इन मिसाइलों का जो था वो ऑर्डर रशिया को प्लेस किया था। वो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट से बेसिकली इस मिसाइल के। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर इंडिया ने 1100 R-27 मिसाइल्स का ऑर्डर जो है वो रशिया को प्लेस किया हुआ है। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि या तो ये मिसाइल इंडिया परचेज कर रहा है या ये मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया परचेज कर रहा है। ज्यादा चांसेस यही है कि इंडिया ने ये ऑर्डर प्लेस किया। पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया जो है वो रशिया के अलावा भी अपनी सप्लाई चेन जो है वो यूक्रेन के रास्ते खुली रखना चाहता हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात उस तरह से नहीं रहे जिस तरह से आज से कुछ साल पहले थे। और इंडिया के पास आज भी तकरीबन 300 के करीब Su-30 जहाज हैं और MiG-29 भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है, जो कि उसकी नेवी भी इस्तेमाल कर रही है और उसकी एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। इंडिया जो है इन मिसाइलों की फराहमी को जारी रखने के लिए उसने क्या किया कि उसने यूक्रेन का रास्ता पकड़ा। ठीक है, उसने पिछले कुछ सालों के अंदर 1100 मिसाइल का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया रशिया को। लेकिन अब आई बिलीव कि इंडिया चूंकि इन मिसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके पास कुछ जहाज ऐसे हैं जो कि इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं, इस वजह से इंडिया ने यूक्रेन का दरवाजा खटखटाया ताकि अगर इन मिसाइलों की सप्लाई उसको रशिया से रुके या उसमें कुछ तातुल आए तो यूक्रेन का रास्ता खुला रहे और ये मिसाइल जो है वो यूक्रेन से हासिल कर सके। अगली खबर जो है वो AGM-158C LRASM के ऊपर है। LRASM से बनता है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स का जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी नेवीज इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि C-802 मिसाइल इस्तेमाल करता है, ये अपने JF-17 थंडर के ऊपर से फायर कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो AKG-400 भी इस्तेमाल करती है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। इस तरह से अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो भी एंटी शिप मिसाइल्स को इस्तेमाल करती हैं। और ये मिसाइल जो है AGM-158, इसको अमेरिका ने 2014 के अंदर बनाना शुरू किया था, बल्कि 2014 के अंदर उन्होंने इसको ऑपरेशनल कर दिया था, लेकिन इसको उन्होंने बहुत ज्यादा कम तादाद के अंदर बनाया था। और उसकी रीजन उन्होंने ये बताई कि अब क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी हुई है, रशिया से उस तरह से उनको प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन अब आपको पता है कि उसके चाइना से मसले मसाइल ज्यादा बढ़ गए हैं। अब चाइना की वजह से अमेरिका ने इस क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करने का सोचा। और जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हुई है, इस वजह से अमेरिका ने इसके अंदर जो सीकर है, जो कि मेन चीज होती है, जो कि टारगेट को
को एक्वायर करता है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने BAE सिस्टम्स को दिया है और उन्होंने BAE सिस्टम से कहा कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन का AGM-158C बना रहे हैं उसके लिए आप हमें एक नई किस्म का मिसाइल सीकर जो है वो बना के दें जो कि हमें स्पेसिफिक मैरीटाइम टारगेट्स को जो है एक कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर ढूंढ के दे और उसके बाद हमारा ये जो मिसाइल है उस टारगेट को जाके हिट करे। BAE सिस्टम ने कहा कि ये जो हम नया मिसाइल सीकर बना के देंगे इससे ओवरऑल मिसाइल की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट BAE सिस्टम्स को लॉकहीड मार्टिन ने दिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो तकरीबन $117 मिलियन है। AGM-158C LRASM को अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है या अमेरिका के एलाइज जो है इस मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ये बेसिकली एक सबसोनिक मिसाइल है। इसको अमेरिका ने अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट से भी टेस्ट किया है, B-1B लांसर से भी टेस्ट किया हुआ है, बोइंग के P-8 पोसाइडन से भी टेस्ट किया है और F-35 जहाज से भी इस क्रूज मिसाइल को उन्होंने टेस्ट किया। प्लस इसका एक नेवल वर्जन भी है जो कि सरफेस वेसल जो है अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर रख सकती है और वहां से इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। अब ये जो BAE सिस्टम्स इसका मिसाइल सीकर बनाने जा रही है, इस नए सीकर की खास बात ये होगी कि ये नया सीकर जो है मुख्तलिफ टारगेट्स के अंदर से एक स्पेसिफिक टारगेट को जो है वो सिलेक्ट कर सकेगा। यानी कि आप समझें कि दुश्मन के शिप्स जो है वो एक क्लस्टर के अंदर समंदर के अंदर जा रहे हैं तो ये मिसाइल सीकर जो है उन बहुत से शिप्स के अंदर से एक खास शिप को डेजिग्नेट करेगा और ये फिर मिसाइल जो है ये उस खास डेजिग्नेटेड शिप को जाकर टारगेट करेगा। इस मिसाइल के ऊपर जैसे जैसे आने वाले दिनों के अंदर और खबरें आएंगे मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट रखूंगा। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन और एपिसोड पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।